Hello and welcome, my dear student. Welcome again to our YouTube platform that is Exam Hut. तो डियर स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है क्योंकि हमने जैसे आप लोगों को कहा था कि एमसीक्यूज जो है हम लेके आएंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस पे। तो आज बारी वही है एमसीक्यूज लगाने की। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे और सेशन को पूरा एंजॉय करेंगे, साथ साथ में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर डाल करके। तो बेसिकली जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि क्वेश्चन सेशन जो है मेनली टारगेट करके हमने एयरफोर्स को ही और एनडीए को ही टारगेट करके ही क्वेश्चंस उठाए हैं जो आपके लेवल के हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा और हमारी वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर कर रहे होंगे और स्टेटस जरूर लगाया करो क्योंकि आपके मित्र और भी बहुत सारे हैं जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एक अच्छी सी टीम जो है आप लोगों का वेट कर रही है यहां पे, जो डेली आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और थ्योरी कंसेप्ट की कंसेप्ट आप लोगों को करवा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा आप सबको पता है कि एयरफोर्स जो है बहुत डिले कर चुका है, 2 साल का लगभग स्पेन हो चुका है, एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये जल्दी ही जो है श्योर हो जाएगा कि आपके एग्जाम होने वाले हैं और अपनी तैयारी को कमजोर मत पड़ने दो। ठीक है, अपने आप को कमजोर मत पड़ने दो, मोटिवेट करो अपने आप को। ठीक है, और जल्दी जल्दी से तैयारी में लग जाओ, रिवाइज करो एक बार सारा। और ये रिवीजन टास्क जो है हमने आप लोगों को कहा था कि करवा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसका भी फायदा उठा रहे होंगे। सो वेल माय डियर फाइटर्स, पूरे जोश के साथ होश के साथ जुड़ जाओ और लग जाओ काम करने। यस, आज का हमारा जो पहला ही क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन है हमारा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। ठीक है, कोई 100 वोल्ट से हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, तो बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो आई थिंक कि डियर स्टूडेंट आप लोगों को जो मैंने पहले लेक्चर दिया था वो लेक्चर अच्छे से आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मैंने उन लेक्चर्स को डाल रखा है, उनको जरूर देखिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप तभी लगा पाओगे जब आप वो फंडे आपके क्लियर होंगे। ठीक है, अदरवाइज जो है आप क्वेश्चंस को नहीं लगा पाओगे या भूले हुए होंगे कंसेप्ट्स को। तो देखिए यहां पे हमें करना है क्या कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ mv² ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। तो बेसिकली ये आप लोगों को पता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल होता है, तो ये इसका फॉर्मूला बनता है और हमसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप आप सबको पता है ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। और जिन मित्र भाई को अभी तक ये भी नहीं पता है तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, बहुत छोटी क्लासेस से हम स्टार्ट कर चुके हैं ये पढ़ना। यस, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली के से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम कितना लेते हैं भैया, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू पोटेंशियल हमें कितना गिवन है 100। सो बेसिकली आंसर आपके सामने है 1.6 इंटू 10⁻⁻17 जूल। तो जल्दी से बताइए आपको समझ आया या नहीं, और अगर समझ आ रहा है, अगर आपको क्वेश्चन पहले ही आ रहा है तो ये जरूर देखिए कि मैं जब खास करके क्वेश्चंस के की कंसेप्ट्स को बता रहा हूं उस टाइम पे आप आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, तो ऐसा आंसर आपको कहीं नजर आ रहा है? यस, पहला ही ऑप्शन जो है आपको नजर आ रहा होगा, पहला ही ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। डियर स्टूडेंट देखिए आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं और ये खास करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूरे टॉपिक्स को कवर करने के लिए काफी हैं। ठीक है, जिस चैप्टर के जो अच्छे अच्छे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन छूटते हैं वहां से ही मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, और साथ में आपके थ्योरी के जो की पॉइंट्स हैं वो भी कवर हो रहे हैं, यहां पे रिवाइज हो जाएगा वो सारा। ठीक है, ये आप सबको पता है कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो होती है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बेसिकली कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल बाय विच इट इज एक्सेलरेटेड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाँ, जो लाइव है डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर डाल करके जरूर डालिए, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिए कि आपको जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसका आंसर आप खुद कोशिश करिए। गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन आपने प्रैक्टिस की, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। यस, देखिए, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग वेवलेंथ दे रखी है और हमसे क्या पूछा है, स्पीड पूछी है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कोई अंदाजा है किसी चीज का? हमसे क्या पूछा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ गिवन है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कैलकुलेट करना है, कैसे लगाएंगे? यस, एनी फॉर्मूला? देखिए, हमारे पास में बेसिकली एक फॉर्मूला तो होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई न्यू, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में, ठीक है। इसके अलावा जो फॉर्मूला आपके पास में है, इसके अलावा जो फॉर्मूला है जो यहां पे हमें इंप्लीमेंट करना पड़ सकता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमने पढ़ा था, h बाय क्या होता है, m इंटू वी, h बाय m इंटू वी। और यहां पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना, स्पीड कैलकुलेट करना है। और माय डियर स्टूडेंट्स, किसको नहीं पता ये फॉर्मूला, डी ब्रॉगली का वेवलेंथ जो है h अपॉन एम बी होता है, h अपॉन पी होता है, h अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी होता है। ये मैंने आप लोगों को पहले अच्छे से बता दिया था। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा, डियर स्टूडेंट, पूरा दिमाग लगा करके थोड़ा सा जो है अपने आप को मोटिवेट करो कि एग्जाम होगा, ठीक है, तो आप पढ़ने का मन करेगा। तो देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू, ये बेसिकली फॉर्मूले थे, लेकिन हमारा काम जो है इस फॉर्मूले से चल रहा है। यहां पे हमें निकालना v इज इक्वल्स टू h अपॉन मास इंटू वेवलेंथ। तो h जो होता है, क्या होता है हमारा बेसिकली, जिसको हम कह सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज यू ऑल नो 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और लैम्डा हमें गिवन है 10⁻⁻10। तो ये जो है बेसिकली बनता है। तो इसको सोल्व करके देखेंगे भाई। सबसे पहले है 10 की पावर को सोल्व करना सीखिए। 10 की पावर जो है हमारी यहां पे कितनी होगी टोटल, 10 की पावर, इसको और इसको मिला करके, तो ये बन जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेट 9 ले लेते हैं इसको, इंटू 10⁻⁻, कितना जा रहा है, 10⁻⁻41 बन रहा है, -41। इसको सोल्व करेंगे तो क्या जा रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, इसको सोल्व करिए, देखिए इसको और इसको हमने कैंसिल किया, कितना जा रहा है, 6 10⁻, ऊपर लिख देंगे 10⁻+ के 7, ठीक है, +7 ऊपर चला गया। और अब इसको आप कैंसिल करोगे 9 से करके देख लो भाई अप्रोक्सीमेट कितना जा रहा है, या फिर एक 10 आगे ले आओ, ठीक है, ये 66 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻6 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। सोल्व करिए कितना आ रहा है, 963 7 पे जा रहा है, 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा आंसर आपको दिखाई पड़ रहा होगा 7 पॉइंट समथिंग, ये ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डी ब्रॉगली कंसेप्ट पे था क्वेश्चन, ठीक है। यस, किसी को समझ ना आया हो कमेंट करके बता सकता है कि मेरे को यहां पे ये चीज समझ नहीं आई है, तो आई होप कि उसकी वो क्वेरीज ठीक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा associated with an electron having kinetic energy E। ये तो जस्ट अभी इससे पहले वाली स्लाइड पे ही मैंने बताया था कि ये देखिए क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, ये पढ़ा। काइनेटिक एनर्जी को K की जगह E ले रखा है बस, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लैम्डा का जो बेसिक फॉर्मूला बनता है हमारा काइनेटिक एनर्जी के साथ में, देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ H अपॉन mv, H अपॉन P, और P जो होता है लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का बीच का रिलेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी E दे रखा है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, लैम्डा आ जाएगा H अपॉन √2me। तो ये फॉर्मूला होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। तो ये हमारे पास में ऑप्शन है, इसको लगा दीजिए, यस, ये ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। क्लियर हुआ? अगर क्लियर है तो डियर स्टूडेंट देखिए, जो बच्चे लाइव होते हैं
उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए यार, अपने स्टेटस पे लगाइए, ठीक है। थोड़ा सा मन करेगा मेरा भी जो है जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाने का, ठीक है। और साथ में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम्स में, और बेसिकली मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि एयरफोर्स वगैरह के टारगेट करके हम कर रहे हैं क्वेश्चन, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आपके आने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लगाना सीख जाओगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ सेम एनर्जी। सेम एनर्जी भैया एक चीज समझनी है, सबसे पहले तो प्रोटॉन जो है वो P मान लो, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है 2,4 जिसको बोलते हैं, इसको 1,1 बोलते हैं, आपको सबको पता है। अगर मैं ये कहूं कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मार्कर दूसरा ले लेते हैं। यस, देखिए एक चीज याद रखनी है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, और दूसरा है जो चार्ज की अगर बात करें, चार्ज ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। सीधी सी बात, ये चीज आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने कहा है एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब भाई काइनेटिक एनर्जी सेम है तो फॉर्मूला तो अभी आपने पढ़ा ही था, क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2me। H कांस्टेंट है, E उसने कांस्टेंट कर दिया, फिर दोनों के लिए सेम है, तो बेसिकली लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। ऑप्शन क्या होना चाहिए? हेलो राहुल, वेरी गुड, आप लाइव जुड़े, बहुत अच्छी बात। यस, देखिए अब हमें बात जो कह रहे हैं, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, तो हमें जो निकालना है प्रोटॉन की और दूसरा है अल्फा पार्टिकल की। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास स्क्वायर रूट ऑफ मास, मास ऑफ अल्फा डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसे लेना पड़ेगा। इनवर्सली है ना, इनवर्सली है तो ये वैल्यू रख दो, मैंने जो अभी पढ़ाई थी ये वाली चीज। अल्फा का कितना है 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर रूट, ये और ये कैंसिल, और इसको हम लिखेंगे 2 डिवाइड बाय 1 या 2:1 आंसर आ रहा है। ऐसा ऑप्शन में कहीं दिखाई पड़ रहा है। यस, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। समझ आया या नहीं? जो बच्चे लाइव हैं वो एक बार थम्स अप करके बताइए कि क्वेश्चन समझ आया या नहीं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है। देखो कितनी बार जो है इन क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। बेसिकली मेरे पास ऐसी कोई जो है स्टडी मटेरियल नहीं है जिसमें बेसिकली एयरफोर्स का भाई लिखा हो कि भाई इतने साल में और ये इस ईयर में आया था, नहीं तो यहाँ पे ऐसे एयरफोर्स का एनडीए का ऐसे लिखा होता है, ठीक है। उसकी क्वेश्चंस मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो लगभग लेवल के लेके आ रहे हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इफ द पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, if the particles are moving with same velocity then maximum de Broglie wavelength will be, same velocity से ट्रेवल कर रहा हो तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी? तो अभी अभी आपने सीखा है वो ये कि भाई लैम्डा जो होता है वो बेसिकली कितना होता है, लैम्डा जो है वो क्या होता है, हम लिखेंगे सेम वेलोसिटी बोला है तो H अपॉन एम बी, सेम वेलोसिटी है, H कांस्टेंट हो गया, V कांस्टेंट हो गया, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब फंडा यही है, फंडा यही है, बिल्कुल इजी सी बात है, बिल्कुल ही इजी कंसेप्ट। तो आप बताइए इसमें क्या कहा है, मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ, मैक्सिमम किसके लिए होगी? जिसका मास सबसे कम होगा। अब ये आपको पता होना चाहिए कि इन चार ऑप्शन में से मास किसका कम है। बेसिकली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का जो मास है प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। और बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है, उनका मास तो इनसे और भी कम हो गया। अल्फा पार्टिकल सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल है, सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल है, जितना हैवी होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। तो सबसे कम मास किसका है? सबसे कम मास भैया अपना इलेक्ट्रॉन का है, और इलेक्ट्रॉन का अगर मास कम है तो उसी की वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा होगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। यस, वेरी गुड, सी ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट, शाबाश।
ये फंडे जो जिनको क्लियर हो गया वो आराम से लगा सकता है क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। दे रखिए काइनेटिक एनर्जी 10⁻⁻32 जूल, देन द रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ इज, देन द रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ इज। डी ब्रोगली वेवलेंथ के रिलेशन बताने हैं, किस किस बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। तो अब देखिए यहां पे अभी हम एक चीज पढ़ के गए हैं, वो क्या, कि लैम्डा इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो हम लिखेंगे H/√2m और काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, सबको पता होता है इतना फॉर्मूला। अब देखिए यहां पे काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम है, प्लैंक्स कांस्टेंट वो भी सेम है, तो लैम्डा यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, ये रिलेशन बन गया। तो अब आप लगा सकते हो मास किसका ज्यादा है किसका कम है। जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। मास किसका ज्यादा है, प्रोटॉन का। मास किसका ज्यादा है, प्रोटॉन का ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में यहां पे बात करें तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। तो अब इसीलिए आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी वेवलेंथ जो होगी वो कम होगी। तो पहला ही ऑप्शन में ऐसा कुछ है, बाकी ऑप्शन सारे गलत हो जाएंगे, ए ऑप्शन इसका करेक्ट चला जाएगा। आई थिंक आप सबको समझ आ रही होगी ये बात। ठीक है, जो लाइव देख रहे हैं अच्छी बात है, लाइव नहीं भी देख रहे हैं, जब भी वीडियो देखें तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप वीडियो को पॉज करके लगा के देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस is lambda, what will be its wavelength at 927 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इसका जो फंडा है क्या यूज होगा, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये मैंने जब की कंसेप्ट करवाए थे उस टाइम पे ये क्वेश्चन नहीं करवाया, ये पॉइंट जो है मैंने नहीं करवाया था, उसको समझिए। देखिए लैम्डा जो होता है बेसिकली, जब भी कोई पार्टिकल टेम्परेचर के बेस पे एक्सेलरेट कर रहा हो उसकी वेवलेंथ हमें निकालनी है, तो बेसिकली ये याद रखिए टेम्परेचर के इनवर्सली स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और एग्जैक्ट फॉर्मूले पे जाओगे तो ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू H/√3m kBt। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 3m kBt। तो इस फॉर्मूले में आपको मास के भी सब कांस्टेंट है, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्या कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहां लगा लीजिए भाई फॉर्मूला। हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ एट इतने टेम्परेचर पे। ठीक है, यानी 927 डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ 27 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहां टेम्परेचर जो आएगा वो कौन सा आएगा, केल्विन में लेना है। टेम्परेचर यहां केल्विन में लेना है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहां टेम्परेचर जो है लैम्डा 27 के लिए है, 27 का मतलब हो गया 273 प्लस 27 और डिवाइड बाय में 273 प्लस यहां पे कितना है 927, ये फॉर्मूला लगेगा। केल्विन में लेना है टेम्परेचर को, ये याद रखिए। ये बस ये मिस्टेक मत कर देना, डिग्री में डायरेक्ट रखोगे आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपको जो निकालना है वेवलेंथ, इसने बोला है लैम्डा थी, तो ये चीज जो है उसने लैम्डा दे रखा है। ठीक है, तो लैम्डा 927 के ऊपर जो मिलेगा वो आ जाएगा इक्वल टू लैम्डा इंटू ये वाली चीज। ये वाली चीज कितनी आ रही है देखो जरा, ये हो गया 300 डिवाइड बाय ये कितना जा रहा है आपका 1200, तो ये कैंसिल हो गया 1/4 और ये कह सकते हैं 1/2, या लिख सकते हैं जो वेवलेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, लैम्डा डिवाइड बाय 2 होगी। ये ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा, लैम्डा बाय 2 ए ऑप्शन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा। ठीक है, बेसिकली यहां पे आके मिस्टेक हो जाती है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में, लेकिन ये फॉर्मूला अगर जिसको ध्यान है वो मात नहीं खाएगा। नेक्स्ट के लिए देखिए, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डबल्स इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट उसी पे जा रहे हैं। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू H/√2me, ये फॉर्मूला। मास चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो मास तो कांस्टेंट रहेगा। उसने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया, यानी E को चेंज करके क्या कर दिया, ट्वाइस ऑफ E कर दिया।
लगाओ फॉर्मूला जो बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m, और E की जगह हमने लिख दिया ट्वाइस ऑफ E। तो ये जो बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है 1/√2 को छोड़ करके बाकी सारा खेल सेम है जैसा ऊपर था, 2me। ठीक है, और ये क्या चीज है, ये जो भी है ये पहले वाली वेवलेंथ है, और ये कितने टाइम्स हो रहा है, 1/√2 टाइम्स हो रहा है। कितने फैक्टर से चेंज हुआ है, 1/2√2। ठीक है, टाइम्स जो है चेंज हुआ है। तो ऑप्शन ये भी ए है। ठीक है, ये भी ए ऑप्शन है, करेक्ट चला जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल। अभी नया नया कौन जुड़ा है भाई, मुकुल शर्मा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। यस, जो बच्चे जुड़े हैं बहुत अच्छी बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी मुकुल भी आ गया है, देखते हैं, और साथ में राहुल कनेक्टेड है। ठीक है, अभी देखिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए इंपॉर्टेंस आप देखिए, इतनी बार अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन इतना दमदार नहीं है। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है लेकिन इतना दमदार नहीं, टफ नहीं है कि हम ना कर सके। क्वेश्चन कह रहा है द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, कितनी होनी चाहिए, एनर्जी पूछा है। तो इसका ऑप्शन बताइए। यस यस मुकुल, यू आर राइट। इसका आंसर दीजिए, एनर्जी पूछा है। एनर्जी हमने पढ़ा है भाई, एनर्जी का फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। इसके अलावा न्यू जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, C बाय लैम्डा। तो यहां लिख दीजिए HC बाय लैम्डा। ये तो बहुत इजी सा है, बहुत ही इजी सा है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आंसर जल्दी देने की कोशिश कीजिए, टाइम वेस्ट ज्यादा न करें। ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन हैविंग एनर्जी 66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। एनर्जी कितनी है, 66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है इसकी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एनर्जी हमें दे रखी है, एनर्जी हमें गिवन है 66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, लगाइए 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए, जब भी आंसर दे रहे क्वेश्चन नंबर डाल करके ही आंसर दीजिए। 10th क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी 66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, देखो एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक तो E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, और वो एनर्जी हमें दे रखी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है भाई, सारी चीज तो है। 66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए है, न्यू इज इक्वल टू 66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको सोल्व करो पहले, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19, ये जूल बन गया, डिवाइडेड बाय एच। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34। सोल्व कर लीजिए भाई। इसका एक पॉइंट हटाएंगे, एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 66066 और इंटू 1.6 और इंटू 10 रेज़ टू द पावर, इसको सोल्व कीजिए, ये और ये 10 रेज़ टू द पावर -19 है और एक 34 है, कितने रह गए, यस 15 प्लस के हैं, ऊपर जाके 10 रेज़ टू द पावर 15 हो गया। ये कट रहा है 10 पे, तो हम लिख देंगे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 16 हर्ट्ज। ये सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस बिल्कुल, पॉइंट ना लगाएं तो पॉइंट ना लगाने पे ये 16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 हर्ट्ज आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट जा रहा है, वेरी गुड मुकुल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन कह रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन एल्यूमिनियम सरफेस, जिसका वर्क फंक्शन हमें दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
द काइनेटिक एनर्जी इन जूल ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज अप्रोक्सीमेटली। काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। वर्क फंक्शन गिवन है और रेडिएशंस जो फॉल कर रही है उनकी एनर्जी जो है हमें दे रखी है। तो भाई ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डाल करके इसका आंसर दीजिए, शाबाश। क्या रूल लगेगा? रूल क्या लगेगा? आपको आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता है, जो भी एनर्जी होती है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये दो में जाता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ही उसने पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ही पूछा है। ई माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के। सो के की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगा? देखो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी जो फॉल कर रही है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, माइनस वर्क फंक्शन दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर कितना चला जाएगा? ये एक्चुअल में जूल में निकाल रखा होगा, इन्होंने लिखा नहीं है, जूल वगैरह में निकाल रखा होगा, ठीक है। हाँ ये लिखा नहीं है, जूल में निकाल रखा होगा। ये आ गया हमारे पास में 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जूल बना दिया हमने ये, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 जूल। ऑप्शन कौन से वाला ठीक है भाई? यस, बी ऑप्शन, वेरी गुड, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड, फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर ए मेटल इज 6600 एंगस्ट्रॉम। द वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन निकालना है, ये तो और भी इजी हो गया। वर्क फंक्शन पाई नोट को हमने पढ़ा है क्या? एच न्यू नोट, और इसी को लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा नोट। लैम्डा नोट यहां पे क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जिनको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं पता तो एक बार प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है ग्राफ्स के साथ में, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब जो फॉलिंग लाइट है उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। और अगर हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब होता है द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फॉलिंग लाइट अबोव विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। तो ये वही से निकालना है हमें, ठीक है। वर्क फंक्शन जो है लगा लीजिए 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34, और स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको हम लिखेंगे एंगस्ट्रम में है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंगस्ट्रम में दे रखा है, तो बना लो इसको 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा नोट, यानी 6600 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10। सोल्व कर सकते हैं, ये आंसर आएगा जूल में, बेसिकली किस में आएगा? जूल में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय आपको क्या करना पड़ेगा? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। और अदरवाइज जूल में चाहिए, वोल्ट में तो आ नहीं सकता, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। वर्क फंक्शन कभी भी वोल्ट में नहीं आता, इन तीन में से कोई मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी डिवाइड बाय हमें करना पड़ेगा साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए। वो कैसे? यहां पे 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 भी करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए, ये काम करना है। अब देख लो भाई, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हम हटाएंगे यहां से तो एक जीरो और आ जाएगी, ये कट गया 1 पे और ये इतना आ गया, ठीक है। अब बना लो भाई, कितना क्या जा रहा है? ऊपर हो रहा है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 है और इधर 8 है, तो माइनस का 26 रह गया, और नीचे हमारे पास में है 10 की पावर, ये 3 प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो 10 की पावर माइनस 7 हुआ। 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये सोल्व कर लो, 26 ये हो गया, पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, कट गया, लगभग ये पूरी पावर कट गई, 3 डिवाइड बाय 1.6 पे जा रहा है,
ठीक है, या फिर लिख सकते हैं 30 डिवाइड बाय 16, तो इसको हम लिखेंगे 1.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी ऑप्शन जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी है इसमें, बाकी ऑप्शन टफ नहीं है, मतलब मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ ए सर्टेन मेटल इज, वर्क फंक्शन हमें गिवन है, वर्क फंक्शन को मैं लिख लेता हूं 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इट इज एलिमिनेटेड विद लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज में दे रखी है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो रिलेशन याद रखिए, E इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, विच इज इक्वल टू E माइनस वर्क फंक्शन होगा। अब ये जो फॉलिंग लाइट की एनर्जी है वो है E, और वर्क फंक्शन इसने दे रखा है कितना, जूल में दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी अब लगा लो भाई फॉर्मूला, ये होता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। एच न्यू, एच कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है वो है 8 इंटू 10⁻⁻+14, और माइनस वर्क फंक्शन जो है वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19। भाई क्वेश्चन कैलकुलेशन बेसिक है, बाकी आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, 8 × 48 4, 8 × 48 और 4 52, और ये 10 की पावर कितना हो गया भाई, चौंतीस, 20 रह गया माइनस का। ठीक है, इसको भी 19 कर लो, 3.2 इंटू 10⁻⁻19। हाँ, इसको भी 19 बना लो। इसको 19 कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो 10 से, डिवाइड बाय 10 से। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 से अगर करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.28 इंटू 10⁻⁻19, और माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻19। तो देखो -19 तो आएगा ही आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। ठीक है, लेकिन अब इसको याद रखिए, 5.28 माइनस 3.2, ये आ गया 2.08, इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी भाई, अप्रोक्सीमेट। ये 8 से आगे चला जाएगा 1 बन गया, 2.1 बन रहे हैं, 2.1, ये वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन। यस डियर स्टूडेंट, देखिए डेली रूटीन में जो है लाइव क्लास जरूर अटेंड किया करो, या फिर जो भी लेक्चर मैंने अपलोड किया है उसको देख जरूर लिया करो, क्योंकि मैं सीक्वेंस में काम करवा रहा हूं। ठीक है, पहले आप लोगों को जो भी चैप्टर है उसका की कंसेप्ट, ठीक है, उसके शॉर्ट पॉइंट्स जो है हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद में एमसीक्यूज लगाते हैं। तो आज जो है हमारा ये चैप्टर चल रहा है। ठीक है, और अपने स्टेटस पे जरूर लगाया करो, अपने फ्रेंड्स को कहा करो कि भी साथ में लाइव जुड़े, ताकि जितने ज्यादा बच्चे कनेक्टेड होते हैं ना, उतना जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने का मजा आता है। ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। यस, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, stopping potential for photoelectron does not depend upon frequency, does not depend upon nature of cathode material, depend upon both the frequency of incident light and nature of the cathode material, depends upon, जाना चाहिए इसका, बड़ा आराम से आंसर दे सकते हो इसका। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। फॉलिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो एनर्जी है फॉलिंग लाइट की वो ज्यादा होना, एनर्जी का लाइट का, फॉलिंग लाइट का एनर्जी ज्यादा होने का मतलब वर्क फंक्शन, तो क्योंकि दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में, तो वर्क फंक्शन किसी गिवन मटेरियल के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होगा तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अपने को क्या चाहिएगा, ज्यादा चाहिएगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल? बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग लाइट। एक तो ये चीज पक्का दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। डज नॉट डिपेंड बोला है, देखो डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, डिपेंड करता है भैया। डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कैथोड, ये भी गलत बात है, ठीक है। तो यहां पे सी जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो रहा है। डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही बात तो ये है कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड द नेचर ऑफ द कैथोड मटेरियल। कैथोड मटेरियल आपने कैसा लिया है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ध्यान रखिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, दोनों का सही जवाब। वेरी गुड राहुल एंड मुकुल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। क्या कहेंगे भाई? ये तो अपने आप से बता दो, ये मुझे नहीं करवाना चाहिए, जल्दी से बताइए, शाबाश। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम एनर्जी जो चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? यस, बिल्कुल सही जवाब, यानी क्या बोलेंगे उसको? वर्क फंक्शन बोलेंगे। बिल्कुल सही जवाब, आप दोनों का बिल्कुल सही जवाब है, वर्क फंक्शन। यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगा सकते हो। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 2 पॉइंट, वर्क फंक्शन दे रखा है 2.51 इलेक्ट्रॉन। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, वर्क फंक्शन हमें गिवन है 2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमें निकालनी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका फॉर्मूला जो लगता है वो क्या होता है? एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लगा दीजिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा 2.51 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। देखिए ये चीज हम लिखेंगे, ये वर्क फंक्शन हमें गिवन है कितना? 2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय एच, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक है। ये आ जाएगी साइकिल्स पर सेकंड, या इसी को हम हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, साइकिल्स पर सेकंड या हर्ट्ज। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो भाई, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करके देख लेना, ऑप्शन इनमें से जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा, खुद कर सकते हो इतना, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होगा लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ये देखिए, द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज फाई। किसी मेटल का वर्क फंक्शन फाई दे रखा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज न्यू, देयर इज नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। देयर इज नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इफ, कब, कब होगा? मैंने कहा था जो एनर्जी है फॉलिंग लाइट की, मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, फॉलिंग लाइट की जो एनर्जी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ये होना चाहिए, ठीक है। और इसी को हम क्या कह सकते हैं? जो फॉलिंग लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी उसने दे रखी है कितना? न्यू। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? एच न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ये, ठीक है। इक्वल टू का यहां भी यहां इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहां पे न्यू जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू फाई नॉट डिवाइड बाय एच। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? बी तो नहीं जा रहा है भाई, बी नहीं जाएगा। अच्छा, देयर इज नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। एमिशन कब नहीं होगा? इस पे तो होगा, इस पे एमिशन होगा, एमिशन टेक्स प्लेस, एमिशन टेक्स प्लेस, इस पे एमिशन होगा। तो इसका अपोजिट साइन कर दीजिए, न्यू शुड बी लेस देन पाई नॉट डिवाइड बाय एच। ये ऑप्शन जा रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट जा रहा है इसके लिए। क्लियर है? हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज। क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, बाकी जब हमारा पहला जो लेक्चर चल रहा था इसके थ्योरी के ऊपर, तो बिल्कुल पहले लेक्चर के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग के 2-4 मिनट के अंदर ही ये कंसेप्ट डिस्कस किए थे हमने, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस। इंटेंसिटी कब इंक्रीज होगी? एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, सॉरी, हाँ, इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, होगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, इंटेंसिटी का जो फंडा है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी अगर इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा होंगे। फोटोन ज्यादा होंगे तो मैंने कहा था एक गोली एक दुश्मन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा होगा। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, जैसे ही इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होता है। ये बिल्कुल सही बात है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस गलत है, काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट जाएगा। यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन? इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी पे इनमें से कौन सा फंडा जो है डिपेंड करता है? वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस, वर्क फंक्शन तो वो तो फिक्स है भाई। अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी रिड्यूस, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर है वो सीधे सीधे, क्योंकि इंटेंसिटी पे अभी बताया था, पीछे वाली स्लाइड में मैंने क्या बताया था, इंटेंसिटी का मतलब होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटोन्स, ये सब चीज। तो यहां पे इसका भी ऑप्शन क्या जाएगा? बी ऑप्शन, अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सही जवाब है राहुल, शाबाश, बी ऑप्शन। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ये क्वेश्चन लगाइए, व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन द मेटल with work function 0.6 electron volt is illuminated with light of 2 electron volt? स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन द मेटल विद वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन कितना दे रखा है? 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज illuminated with the light of एनर्जी, फॉलिंग लाइट की एनर्जी दे रखी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमसे पूछा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, तो इसमें भी आंसर आप आराम से लगा सकते हो, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बड़े अच्छे से समझाई थी ये, ठीक है। अब E की वैल्यू कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाई जो है वो है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें निकालना है। ये हो जाएगा इधर आके 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इधर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई से ई कैंसिल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आ जाएगा वो 1.4 वोल्ट आ जाएगा, 1.4 वोल्ट। क्वेश्चन लगाना सीखिए साथ साथ में, डी ऑप्शन, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से करेक्ट कौन सी है? इनमें से करेक्ट इक्वेशन कौन सी, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? द करंट इन द फोटो सेल इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से कभी भी करंट इंक्रीज नहीं होता है। द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। फोटो करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, ये भी गलत है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, यानी इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होना। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। यस, नेक्स्ट है, व्हेन ए येलो लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना। व्हेन ए येलो लाइट
व्हेन ए येलो लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, येलो लाइट से कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ, वाइल ग्रीन लाइट कैन एमिट, और ग्रीन लाइट से एमिट हो रहा है। इफ रेड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस देन, तो भाई एक सीधी सी बात समझिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ा रखा है, और वर्क फंक्शन होता है फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट वोर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नोट, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। और एक चीज मैंने ग्राफ भी बना के बढ़ाया था, ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और लैम्डा में ग्राफ पढ़ाया था मैंने, ये ठीक है। ठीक है जी, ये होता है लैम्डा नोट, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इससे आगे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। यानी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती चली जाएगी उससे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो पाएगा। शॉर्टर वेवलेंथ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। अब आप सबको पता है वो क्या, कि विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की है। इसने क्या कहा कि येलो लाइट पे when a yellow light is incident on the surface no photoelectron emitted, येलो पे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा है। और फिर कह रहा है ग्रीन लाइट पे एमिट हो रहा है, ग्रीन लाइट पे, ग्रीन लाइट जैसे ही फॉल करते हैं उस पे एमिट हो रहा है। तो अब ये कह रहा है कि रेड लाइट अगर हम सरफेस पे इंसिडेंट करेंगे तो इससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मैंने अभी अभी बताया जितनी ज्यादा वेवलेंथ बढ़ेगी फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने के चांस कम होंगे। येलो पे नहीं निकल रहा था तो इधर वाले कलर पे भी नहीं निकलेगा। हाँ, ग्रीन से इधर की तरफ वाले जितने भी कलर यूज करोगे उन पे फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन जो होगा, इफ रेड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस देन, तो आंसर क्या जा रहा है, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा, सीधा सीधा कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। इफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन ए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डबल, लाइट की इंटेंसिटी को हमने डबल किया, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। भाई अभी तो पढ़ा है, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को आपने इंक्रीज की, डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है इंस्टेड ऑफ इंटेंसिटी। तो इसमें क्या कहेंगे कि नो चेंज आ जाएगा, इसमें क्या जाएगा, नो चेंज। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है। यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लगाइए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी जो है हमें दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वर्क फंक्शन इज, ये भी बहुत आसान सा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे भाई ये तो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पाई नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, या इसी को हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस में स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू चार्ज। यही पढ़ा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसने क्या पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ही पूछा है। तो लगाइए भाई, ये E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल E माइनस पाई नॉट, डायरेक्ट जा रहा है, बिल्कुल ही डायरेक्ट, लेकिन कैलकुलेशन करके बता देते हैं तो अच्छा है। E की वैल्यू रखिए 4 माइनस 2, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सेम होना चाहिए, ये 2 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आया है और यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा, E से E कैंसिल हुआ, 2 वोल्ट। कितना आ रहा है, 2 वोल्ट। आंसर मिल गया होगा, 2 वोल्ट, बिल्कुल सही, ए जवाब हो जाएगा इसका, ए आंसर जो है करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। हाँ, जो स्टूडेंट जो लाइव है, क्या आपको सही में अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, एक बार थम्स अप जरूर करके बता दीजिए, सही समझ में आ रहा है या नहीं। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ आ रहे होंगे, मुझे जहां तक लग रहा है।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, केमिस्ट्री वाले सर भी हमारे, जय सिंह सर भी साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भाई, वो भी हमारे लेक्चर को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग शोन पीरियोडिक, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का पार्टिकल नेचर कौन एक्सप्लेन करता है? लाइट का पार्टिकल नेचर अभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े हैं इसमें ही, क्योंकि मैंने इसमें एक चीज पढ़ाई थी, लाइट का अगर हम वेव नेचर कंसीडर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, जैसे ही फोटोन फॉल करता है उसी तरीके से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, यानी 10⁻⁻⁹ सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। तो जो पार्टिकल नेचर है वो बेसिकली किससे पता चल रहा है हमें? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। और वेव नेचर वो डिफ्रैक्शन कह सकते हैं, वेव नेचर किससे? डिफ्रैक्शन से हमें पता चलता है। वेरी गुड। और कौन कनेक्टेड है हमारे साथ? थैंक यू, थैंक यू, जो भी जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेट जुड़े हो, क्वेश्चन तो लगभग निकाल दिए आपने। ये इस क्वेश्चन को लगाइए। इफ द फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन, फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स आर न्यू एंड पाई नोट। देखो फ्रीक्वेंसी तो न्यू है और वर्क फंक्शन हमें दे रखा है पाई नोट। इफ न्यू इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नोट है यहां पे, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। न्यू नोट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन नेसेसरी कंडीशन फॉर एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट होने की नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? ये तो बहुत इजी सा है यार, बार बार पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या ऑप्शन जाएगा भाई? सी ऑप्शन, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए फॉलिंग लाइट की, ठीक है, या उसके इक्वल होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ये सबको पता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड अपॉन। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है भाई? ये बताइए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर डाल करके बताइए ताकि मुझे पता रहे। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड अपॉन। शाबाश, लगाइए। किस पे डिपेंड करेगा? क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? इंटेंसिटी से तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं होगी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बिल्कुल सही है। लाइट की, फॉलिंग लाइट की इंटेंस फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, फॉलिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन होगी, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ये नहीं कह सकते, ठीक है, बहुत इंटेंसिटी एंड वेलोसिटी गलत है, तो इसका जो ऑप्शन जा रहा है वो क्या है? बी ऑप्शन ही होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यस, 27 का बी बिल्कुल सही है। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज द एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन टू एंटर इनटू द मेटल, the energy for producing X-ray, the energy for the electron to come out from the metal surface, और D ऑप्शन none of these। तो क्या होना चाहिए? ये तो सीधा सा है, ये तो सीधा सा जवाब है इसका। तो क्या जा रहा है जी? बिल्कुल सही बात, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। the energy for the electron to come out from the metal surface, minimum energy required to eject an electron from the metal surface is known as work function। next question है the photoelectric emission, tungsten requires a light of 2300 angstrom, if light of 1800 angstrom wavelength is incident, then emission takes place, don't take place, may or may not takes place, depend upon frequency।
तो अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था, बहुत अच्छे से मैंने ये चीज क्लियर की थी कि लैम्डा जो है जैसे जैसे बढ़ेगा, ग्राफ बना करके बताया था, देखो ग्राफ हमने बनाया था, ये ग्राफ बनाया था, ये लैम्डा और यहां है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मैक्सिमम वेवलेंथ जो होती है उसके बाद में, मैक्सिमम वेवलेंथ के बाद में, जिसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे, उसके बाद में हमें क्या नहीं होगा, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ये हमने पढ़ा है, ये मान लो, ठीक है, ये हमने कह दिया लैम्डा नोट है। इसके बाद जो है कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता। ये ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब आपने वेवलेंथ कहा है कि टंगस्टन रिक्वायर्स इतनी, यानी कितनी लाइट चाहिए उसको, इतने एंगस्ट्रम की लाइट कम से कम चाहिए, 2300 एंगस्ट्रम। अब कह रहा है कि अगर 1800 एंगस्ट्रम की लाइट अगर हम लेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं। इससे ज्यादा पे नहीं होगा, ये कि थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा वाली पे नहीं होगा, कम वाली पे हो सकता है। तो इस पे एमिशन जो होगा वो टेक्स प्लेस, एमिशन टेक्स प्लेस, ठीक है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट लगाते हैं भाई। अब ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिन्होंने ग्राफ अच्छे से पढ़े, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो भाई ये तो आराम से लगा सकते हो, इसका रिलेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, या हमने पढ़ा था एच बाय पी। तो एच कांस्टेंट हो गया, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। ग्राफ कैसा होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होगा, डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, पी और लैम्डा के बीच में, पी यानी मोमेंटम और लैम्डा के बीच में जो ग्राफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। समझ आ रहा है, शाबाश। सुरेश सर भी आ चुके हैं लाइव हमारे साथ सुरेश सर भी जुड़े हैं, लेकिन अभी उनको यहां हमारे स्टूडियो तक पहुंचने में टाइम लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली 22 को वो यहां पहुंचेंगे, उनकी भी क्लास लगेगी, उनको आते ही खींचते हैं, बहुत घूम रहे हैं इधर उधर। यस, इस क्वेश्चन को लगाइए। द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विद एनोड पोटेंशियल फॉर ए फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर 3 डिफरेंट रेडिएशन। लेट IA, IB, IC be the intensities, FA, FB, FC be the frequency of curve ABC respectively। भाई इस क्वेश्चन को IIT JEE के अंदर आया हुआ देख करके डर मत जाना, बहुत आसान है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि IIT JEE में क्वेश्चन जो है टफ ही आएंगे, इजी भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से लगाइए। देखो मैं बताता हूं, यहां पे आपको जो फोकस करना है, यहां पे 3 ग्राफ आपको नजर आ रहे हैं, ए बी सी। यहां पे ए और बी ग्राफ को अगर देखें तो दोनों का जो एनोड पोटेंशियल है वो सेम है, ये सेम है, यानी जिसका पोटेंशियल सेम है तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। इतनी बात दिमाग में रखिए, क्योंकि पोटेंशियल जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो एक सीधी सीधी सी बात अपने को पता चल गई, वो ये कि एफ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ बी, एफ ए और एफ बी दोनों के दोनों इक्वल हैं, ठीक है। आंसर आया राहुल का डी ऑप्शन। चलो देखेंगे डी ऑप्शन है कि बी ऑप्शन, इसमें देखते हैं, ठीक है। अभी कह रहा है फिर सी जो है, सी की फ्रीक्वेंसी इनके बराबर नहीं हो सकती, नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सी, ये इक्वल नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे का स्टॉपिंग पोटेंशियल सी कर्व के लिए आगे जा रहा है, ठीक है, सी कर्व के लिए आगे जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेंसिटीज की। इंटेंसिटी यहां पे अगर आप देखो तो यहां है आई ए और ये है आई बी इक्वल टू आई सी, क्योंकि सेम इंटेंसिटी पे ही सेम फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल सकता है, ये चीज याद रखिए। तो अब इसमें अंदाजा लगाइए कि एक तो आपको साफ साफ पता चल रहा है क्या कि एफ ए और एफ बी इक्वल है, और दूसरा इक्वल क्या है, आई बी इज इक्वल्स टू आई सी। ऐसा कहीं पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है,
एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये इतना तो हमें नजर आ रहा है, ये तो सही है इतनी बात। अब आई ए इज इक्वल टू आई बी, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी इक्वल नहीं है, इसने नॉट इक्वल लिखा है, तो ए ऑप्शन ही जा रहा है इसके हिसाब से, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई ऐसे लगाना है क्वेश्चन, ऐसे लगाना है, ठीक है। 30th का डी बोला था क्या आपने? हाँ डी बिल्कुल सही है राहुल। ये क्वेश्चन देखिए, ये तो आप खुद बता सकते हो, जिन्होंने लास्ट लेक्चर मेरा जो था ड्यूअल नेचर का, जिन्होंने देखा है उसमें सारे ग्राफ्स ही करवाए थे, उन्हीं में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखिए कितनी बार अलग अलग एग्जाम्स में। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन इजेक्टेड द एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी के बीच में और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ बनाना है। भाई ये तो बहुत आसान सा है, ये देखिए इसमें कौन सा ग्राफ बनेगा, ये वाला डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्यों जा रहा है? क्योंकि देखिए ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है अबोव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन के, ठीक है। क्लियर हो गया? इससे नीचे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा नहीं, तो डी ऑप्शन इसका सही जा रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, ये लगाइए, अब ये भी आसान है। फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई के of the emitted photoelectron is plotted against the frequency nu of the incident photon as shown in figure. The slope of the curve gives. स्लोप क्या होना चाहिए? यहां पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी है और यहां है फ्रीक्वेंसी। स्लोप क्या देगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था जब मैंने लास्ट लेक्चर लिया था। तो इसको करना कैसे है मैं बता देता हूं, ये तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन यहां देखिए इजेक्टेड, ये है फॉलिंग लाइट की एनर्जी और यहां पे है वर्क फंक्शन, और प्लस में हम क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए इसको हम लिखेंगे एच न्यू, इसको लिखेंगे एच न्यू नॉट, और प्लस में काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। ये ग्राफ बन गया। अभी इसको हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो x जो है वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये हमारे लिए कांस्टेंट टर्म है, वर्क फंक्शन है। तो यहां पे जो स्लोप है वो क्या है? m है, और y की जगह k है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, स्लोप m जो है वो किसके इक्वल है? h के इक्वल है, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल है। तो ऑप्शन में आपको प्लैंक्स कांस्टेंट भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ग्राफ का जो ये स्लोप है, ये हमें क्या देगा? इस स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू h, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। पोटेंशियल, तो फिर क्या बनेगा? फिर इसका स्लोप बनेगा h बाय e। उस केस में क्या बनेगा? h बाय e। याद रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। यस, अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ का। इस क्वेश्चन में कह रहा है द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग लाइट ऑन द मेटल प्लेट इज I विद द करंट जनरेटेड इज, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग लाइट में रिलेशन पूछ रहा है। तो ये देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हमने I से रिप्रेजेंट किया है, और ये है इंटेंसिटी। तो भाई इसको आप बना लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी फॉलिंग लाइट की, उतने ज्यादा फोटोन्स होंगे, उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन, उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये ग्राफ बन जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा जा रहा है? बी ऑप्शन करेक्ट हो। ये देखिए द कर्व बिटवीन करंट I एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए फोटो सेल विल बी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल में पूछा है, क्या ग्राफ होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो
फोटो इलेक्ट्रिक करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये देखो, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये पोटेंशियल का हॉरिजॉन्टल कर्व जो है पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग लाइट। इंटेंसिटी फिक्स है तो ये कर्व जो हमें दे रहा है ये कांस्टेंट कर्व है, ठीक है। इसका मतलब ये कर्व जो हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट को देगा। करंट जो है वेरिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गिवन इंटेंसिटी पे करंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इस जगह पे स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा। ये बताइए, द करेक्ट कर्व फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट लाइट के बीच में कोई ग्राफ बनता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं है, मतलब डिपेंड ही नहीं करता। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होती तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इफेक्ट पड़ना था, तो नो इफेक्ट, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। जैसे जैसे आपने इंटेंसिटी जो है इंक्रीज की तो हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी हॉरिजॉन्टल ग्राफ जो आपको देखने को मिल रहा है वो मिलेगा, ठीक है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस, यानी 36 का बी बिल्कुल सही जवाब आपका। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। पहले ये बताइए कि कैसे लगे मेरे वीडियो को। आप जरूर से जरूर जो है लाइक शेयर किया करो, अपने स्टेटस पे लगाया करो, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो आने वाले एग्जाम हैं अभी अभी आपके बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। नोटिफिकेशन जो है आजकल में दौड़ रहा है, तो कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है और आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़े आराम से लगा सकते हो। पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, ठीक है। लगभग जो है पूरी यूनिट को हम रिवाइज कर लेते हैं 1-2-3 वीडियो के अंदर लगभग, और सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप आते हो कमेंट और लाइक करना ना भूले। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मेरा खुद का यूट्यूब चैनल जो है, जिसको मैंने कहा था कि ये बुक्कल सर नाम से यूट्यूब चैनल है, तो वो भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। इस चैनल से भी पुराना चैनल है, वहां पे मैंने 9 से 12 तक के सारे वीडियोस जो है बना करके चैप्टर वाइज डाल रखे हैं, तो वो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये तो आपका अपना चैनल है भाई, इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। यहां पे आपको सारे अलग अलग जो लेक्चर हैं, इंग्लिश का है, मैथ का है, फिजिक्स का है, वो केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, वो लेक्चर शेड्यूल में मिल रहे हैं, ठीक है। तो जरूर से जरूर जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी फ्रेंड्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो वो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए भी। हम पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ लगे रहेंगे। तो आज इतना ही। लेक्चर कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे एक बार ये जरूर बताना कि लेक्चर कैसा लगा, और कमेंट जो है मैं वेट जरूर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुभ रात्रि। आपका जो है आने वाला दिन जो है बहुत अच्छा हो, और बहुत अच्छी अच्छी खबर जो है आपको सुनने को मिले। जय हिंद।